Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. In this video, we are going to explain the chapter number 3 in your Flamingo textbook, and the chapter name is Deep Water. So Deep Water, written by William Douglas. William Douglas was born in the year of 1898 and died in the year of 1980. He was born in Maine, Minnesota. मतलब इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो birth place है, that's Maine in US states. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima also that's a part of Washington in US. So basically इन्होंने graduation में Bachelors of Arts किया था English and Economics subject से. इसके बाद इन्होंने teaching भी की थी. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. फिर लेटर ऑन इनको लगा कि इनको अपना करियर शिफ्ट करना चाहिए, तो ये टीचिंग से आ गए लीगल करियर में. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये यूएस के 32nd प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सो विलियम डगलस जो थे ये 32nd यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनसे ये मिले येल में एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. सो बाद में जाकर ये इनके एक एडवाइज़र बन गए थे, मतलब इनके सलाहकार बन गए थे, एंड फिर धीरे धीरे के एक अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे ये. डुगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. इन्होंने अपना करियर लीगल में ही शुरू किया एंड इन्होंने एडवोकेसी का काम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ लॉन्ग term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. अगर हम यूएस की अगर कोर्ट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे longest टाइम पीरियड विलियम डगलस कर रहा है. ऑलमोस्ट 36 years इन्होंने एज अ जज काम किया है. The following excerpt is taken from ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. सो विलियम ओ डगलस ने जो ये आपको कहानी बताई है आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है डीप वाटर, ये बेसिकली एक लॉन्ग वर्क से लिया हुआ छोटा सा एक्सर्प्ट है. तो ये किसका पार्ट है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का. इट्स ऑल्सो रिटन बाय विलियम ओ डगलस. इट रिवील्स how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool, and in this essay he talks about his fear of water and thereafter he finally overcame it. तो आप इस चैप्टर में पाएंगे कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है. ये अपनी ज़िंदगी के बारे में हम रीडर्स को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये स्विमिंग पूल में डूब गए थे और इनको फिर हाइड्रोफोबिया हो गया था, वाटर का फोबिया हो गया था, और पानी के डर से इनको कितना डर लगता था सोच कर भी, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने इस फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया. मतलब इन्होंने इस पानी के डर को अपने से दूर किया. किस तरीके से इन्होंने ऐसा किया, कैसे इन्होंने इस डर से ओवरकम किया, वो सारी चीज़ें इन्होंने हमें इस चैप्टर में बताई हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. तो हमें इस चैप्टर में ये अपना चाइल्डहुड इंसिडेंट बता रहे हैं कि जब ये 10 से 11 साल के थे ना, तब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि ये मरते मरते बचे थे. तो हुआ ये था कि इनको स्विमिंग नहीं आती थी और ये पानी में डूबकर मरने वाले थे, लेकिन ये किसी तरह बच गए. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. और जब ये 10-11 साल के थे ना, तभी इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब स्विमिंग सीखेंगे. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो इन्होंने सोचा कि ये एक पूल ज्वाइन करेंगे जहाँ पर ये किसी प्रोफेशनल के अंडर स्विमिंग जो है करना सीखेंगे. सो इन्होंने डिसाइड किया कि ये YMCA के पूल को ज्वाइन करेंगे. तो YMCA कहाँ पर है? याकिमा में. याकिमा क्या है? ये एक शहर है, एक सिटी है वॉशिंगटन में. एंड याकिमा
में ही एक सेंटर है YMCA का, या ये कह लो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। YMCA का फुल फॉर्म क्या है? वेल, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। द नेशनल काउंसिल ऑफ यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेल, YMCA के बहुत सारे सेंटर्स हैं अलग अलग देशों में। इसका एक सेंटर आपको इंडिया में भी मिलेगा, एंड इसका जो ओरिजिनेशन है मतलब YMCA का, ये इसका सबसे पहला जो सेंटर है वो ओपन हुआ था USA में, राइट। एंड YMCA के बारे में मैं एक दो चीज़ें और बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और डीप नॉलेज हो जाए। वेल, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इनका मेन पर्पज़ ये है कि लोगों के पास हेल्दी लिविंग हो, एंड यूथ डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम करते हैं। ये लोग जिम्नाजियम वगैरह सिखाते हैं, जिम्नास्टिक्स वगैरह सिखाते हैं, इसके अलावा स्विमिंग वगैरह सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये अपने सेंटर में सिखाते हैं, राइट। जैसे कि लगा लो कोई इंडिया में एक सेंटर है, वहाँ पर बच्चों को जो है योगा भी सिखाई जाए, स्विमिंग भी सिखाई जाए, जिम्नास्टिक्स भी सिखाई जाए। इसी तरीके से YMCA एक तरीके का एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सेंटर अलग अलग जगह पर है और ये लोग स्विमिंग सिखाते हैं, राइट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि ये YMCA का जो इनका सेंटर याकीमा में है उसके पूल में जाकर ये सीखेंगे स्विमिंग, एंड द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकीमा में ही एक याकीमा रिवर है जो कि काफ़ी ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब है डेंजरस, काफ़ी खतरनाक है। मदर कंटिन्यूली वॉन्ट अगेंस्ट इट, kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। फिर ये कहता है कि इनकी जो मदर है ना विलियम डगलस की, वो बार बार विलियम डगलस को ये याद दिलाती रहती थी कि हर साल कितने लोग याकीमा रिवर में डूबकर मर जाते हैं, बट द YMCA पूल वो सेफ। फिर ये कहते हैं कि जहाँ ये स्विमिंग सीखना चाहते थे ना YMCA पूल में, वो काफ़ी सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other end. The drop was gradual। Well, सबसे पहले तो ये लाइन समझो, drop was gradual का मतलब क्या है। देखो, स्विमिंग पूल आप देखेंगे तो पहले क्या होता है, इसके 2 सरफेस होते हैं। पहले इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, एकदम शैलो होता है, राइट। शैलो मतलब कम गहरा होता है। फिर आप देखोगे कि नीचे थोड़ा सा ऐसे हल्का सा जाके आपको दूसरा एक फ्लोर मिलेगा जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी डीप होता है और ऊपर वाला पार्ट काफ़ी जो है शैलो होता है। सो ये जो पार्ट है ना, बेसिकली दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इट इज़ कॉल्ड ड्रॉप। ओके, सो यहाँ पर ना ये कह रहे हैं विलियम डगलस कि जो पूल में ये जाते थे उसका एक एंड काफ़ी शैलो था, मतलब ज़्यादा डीप नहीं था। कितना डीप था? 2 or 3 feet डीप था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, 2 or 3 feet डीप था। और उसका जो ड्रॉप था ना वो ग्रेजुअल था, मतलब एकदम ऐसे स्टीप नहीं था, ग्रेजुअल था, आराम से नीचे की तरफ डीप था। और जो सबसे डीपर साइड था इस पूल का वो था 9 feet डीप। तो ये कितना फीट डीप था? 9 feet। तो एक तरफ 2 या 3 feet था, दूसरी तरफ 9 feet जितना गहरा ये स्विमिंग पूल था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और अभी हमें विलियम डगलस बता रहे हैं कि इन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए वाटर विंग्स खरीद लिए थे। तो वाटर विंग्स कैसे होते हैं, ये देखो, इस बच्चे ने जैसे ये हाथों में पहने हुए हैं ना, इस तरीके से इन्होंने वाटर विंग्स खरीद लिए थे। और ये वाटर विंग्स हेल्प करते हैं डूबने से बचाने के लिए। और ये वाटर विंग्स खरीद कर फिर कहाँ गए? सीधा पूल में जाने लगे। आई हेटेड टू वॉक। आई थिंक मुझे आपको पहले ये दिखा देना चाहिए, ये है याकीमा रिवर, एंड आपको ये बताया हुआ है याकीमा रिवर कहाँ से कहाँ जाती है। देखो, जैसे कि याकीमा शहर ये रहा, दैट्स इन वॉशिंगटन, और यहाँ पर ये याकीमा रिवर बहती है।
याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब ये सहायक नदी है ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन। सो वॉशिंगटन के ईस्टर्न साइड में बेसिकली याकिमा रिवर जो है वो आपको बहती हुई नज़र आएगी। Well, Washington is in USA. The state is named after the indigenous Yakama people. ये जो याकिमा नाम है ना, ये एक ट्राइब के नाम के पीछे पड़ा है। ट्राइब का नाम था याकामा। याकामा लोग जो हैं वो याकिमा में ही रहते थे एंड याकामा लोगों के नाम के पीछे ही इस सिटी का नाम एंड इस रिवर का नाम पड़ा है। Well, I forgot the last line. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो विलियम डगलस यहाँ कह रहे हैं कि उनको ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हो तो आप ना हाफ नेकेड हो जाते हो। एंड वो कहते हैं कि उनको ना इसलिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पसंद नहीं था क्योंकि उनकी टांगे, उनकी लेग्स स्किनी थी, मतलब पतली पतली उनकी टांगे थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। प्राइड का मतलब है यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सबड्यूड का मतलब है ओवरकम। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा एंड सिंस उनकी डिज़ायर इतनी इंटेंस थी, उनको स्विमिंग सीखनी थी, तो इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा और स्विमिंग ड्रेस को पहनकर ये स्विमिंग सीखने जाते थे। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमें बताना चाहते हैं कि हर एक इंसान के मन में डर होता है, राइट? एंड उस डर से हमें बाहर आना ही चाहिए अपनी प्राइड को साइड में रखकर। सो ही गाइड्स all the readers to conquer the fear and the kind of fear he has just because of water. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old. तो यहाँ विलियम डगलस बता रहे हैं कि जब वो 3 या 4 साल के थे ना, तभी से उनके मन में पानी के लिए एवर्जन शुरू हो गया। एवर्जन मतलब डिसलाइक या फिर हेट, उनको पानी से नफरत शुरू हो गई। तो इसीलिए विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब वो छोटे से थे, शुरुआत से ही उनको पानी पसंद नहीं था। और इसकी शुरुआत कब हुई पानी को लेकर इनके मन में एक हेट्रेड कब आई? जब ये 3 या 4 साल के थे। तो यहाँ पर आगे विलियम डगलस हमें उसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट बता रहे हैं। दैट इज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कि इनके फादर एक दिन इनको कैलिफोर्निया में एक बीच है वहाँ लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और सर्फ का मतलब होता है जो लहरें होती है ना बीच में, उनको सर्फ कहते हैं। तो यहाँ विलियम डगलस कह रहा है कि उस बीच में, उस समुद्र में बहुत सारी लहरें थी और उन लहरों के बीच में विलियम डगलस और इसके फादर जाकर खड़े हो गए। आई हंग ऑन हिम। फिर ये कहता है कि विलियम डगलस कहता है कि भाई इन्होंने ना अपने फादर को टाइटली पकड़ लिया। हंग ऑन का मतलब है टाइटली पकड़ लेना। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और वो कहता है कि हालांकि उन्होंने अपने फादर को टाइटली पकड़ लिया था, बट जो समुद्र की लहरें हैं ना वो इतनी तेज़ से आई और इनके ऊपर से होकर चली गई, इनकी बॉडी के ऊपर से होकर वो वेव्स चली गई और विलियम डगलस को नॉक डाउन कर दिया, मतलब नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। आई वॉज बरीड इन द वाटर, और ये पानी में ऐसा लगा इनको कि ये एकदम से डूब गए पानी में। माई ब्रेथ वॉज गोन, और एकदम से इनको सांस भी नहीं आई। आई वॉज फ्राइटेंड। फिर विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फादर लाफ्ड, लेकिन इस इंसिडेंट पर विलियम डगलस के फादर को काफ़ी हंसी आई। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो वो कह रहे हैं हालांकि मेरे फादर को तो इस इंसिडेंट पर हंसी आई, बट यहीं से विलियम डगलस के मन में
पानी को लेकर एक डर पैदा हो गया और इनके दिल से ये डर नहीं गया और इन्होंने डिसाइड किया आगे जाकर कि ये स्विमिंग सीखेंगे। लेकिन इनके मन में डर क्यों हुआ था? डर इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने अपने फादर को हालांकि टाइटली पकड़ा हुआ था, बट जो समुद्र की लहरें हैं उनका फोर्स इतना ज़्यादा था कि उन्होंने विलियम डगलस को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। तो इनको ना समुद्र की लहरों की जो ओवर पावरिंग फोर्स है उससे डर लगने लग गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. आगे विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब इन्होंने YMCA पूल में स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया तो इनको ना दोबारा से ये वाली मेमोरी याद आ गई। रिवाइव मतलब कोई मेमोरी दोबारा से याद आ जाना, और एक ऐसी मेमोरी जो अनप्लेजेंट रही हो, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इनकी लाइफ में। तो कौन सी मेमोरी इनको दोबारा से याद आ गई जब इन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया? यही मेमोरी जब ये 3-4 साल के थे और इनके फादर कैलिफोर्निया बीच में लेकर गए, किस तरीके से जो वेव्स थी उन्होंने इसको नीचे गिरा दिया था ज़मीन पर और इसको डुबा दिया था। तो जब इन्होंने 10-11 साल के जब ये थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब पूल ज्वाइन करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। तो जब इन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल को ज्वाइन किया तो इनकी ये जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी, कौन सी अनप्लेजेंट मेमोरी? जब ये इनके फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए तो इनको वो दोबारा से याद आ गई पानी देखते ही, क्योंकि ये इनका बचपन का फियर था पानी का। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट धीरे धीरे इन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये पक्का स्विमिंग सीखने जाएंगे ही, ये डर में नहीं बैठेंगे। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। तो मैंने अभी आपको इमेज में वाटर विंग्स दिखाई थी, तो ये वाटर विंग्स डेली पहन कर जाते पानी में और पैडल करते। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग का मतलब नकल करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। तो ये क्या करते? ये स्विमिंग पूल में जाते, वहाँ पर जो अदर बॉयज़ थे उनको देखते, उनको देखकर इमिटेट करने की कोशिश करते, उनको देखकर कॉपी करते और पैडल करने की कोशिश करते। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। तो इन्होंने ऐसा 2-3 बार किया डिफरेंट डेज पर। मतलब इन बच्चों को, जो वहाँ अदर बच्चे आते थे ना स्विमिंग सीखने के लिए, उनको कॉपी किया, पैडल करने की कोशिश की वाटर में। and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। फिर ये कहते हैं कि धीरे धीरे ये पानी के साथ ईज फील करने लग गए, पानी में कंफर्टेबल फील करने लग गए। और जैसे ये पानी में कंफर्टेबल फील करने लग गए, वही उसी टाइम पर इनके साथ कुछ ऐसा मिस एडवेंचर हुआ कि इनको फिर से एक पानी से फोबिया पैदा हो गया। I went to the pool when no one else was there। अब यहाँ आगे विलियम डगलस अपना वो इंसिडेंट बता रहे हैं जब इनके साथ कुछ मिस एडवेंचर हुआ था, कोई मिस हैपनिंग सी हुई थी। एक्चुअली ये एक दिन की बात है जब पूल में गए थे, YMCA पूल में, और उस टाइम पर वहाँ कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और YMCA पूल उस टाइम पर काफ़ी शांत था क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी स्विमिंग करने नहीं आया, तो इसीलिए जो पूल का पानी था वो भी शांत था। एंड इस पूल की जो टाइल्ड बॉटम थी वो यूं की यूं वाइट दिख रही थी एंड क्लीन दिख रही थी, जैसे कि बाथ टब की होती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन ऑल अलोन। टिमिड का मतलब अफ्रेड, किसी चीज़ से डरना। तो ये कह रहे हैं कि सिंस वहाँ पर कोई भी स्विमिंग करने नहीं आया था तो इसीलिए इसको भी डर लग रहा था पूल में जाने से, क्योंकि ये अकेला पानी में जाने से डरता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि ये और लोगों के आने का वेट करेगा और तब तक, जब तक कोई आए तब तक ये पूल के साइड पर बैठ जाएगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old। विलियम डगलस कह रहे हैं कि इन्होंने ना
पूल पर जब बैठने का डिसाइड किया कि भाई जब तक कोई नहीं आता तब तक ये पूल के साइड में बैठ जाएगा और जब कोई आएंगे तो ये भी पूल में फिर पैडल करने लगेगा। तो बेसिकली इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बैठे हुए, तो इसने देखा एक 18 साल का लड़का आया जो कि बिग ब्रूजर था, मतलब काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पर काफ़ी थिक हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन with legs and arms that showed rippling muscles। और इस लड़के के जो फिजिक थे वो बेसिकली ऐसे थे जैसे कि मस्कुलर बॉयज़ के होते हैं, राइट। और इसके मसल्स रिपल्ड थे, मतलब जैसे होता है ना कि जब डोले शोले बना लो, जिम में जाते हो तो आपके पूरे ऐसे मतलब डोले शोले दिखते हैं, राइट। तो इसी तरीके एंड जैसे सिक्स पैक बना लो तो सिक्स पैक पूरे दिखते हैं, तो वो रिपलिंग मसल्स होती हैं बेसिकली। तो ये कह रहा है कि उसकी जो फिजिक थी ना वो एकदम ब्यूटीफुल फिजिक थी, एक ऐसे स्पेसिमेन की तरह जैसे कि उसके लेग्स, आर्म्स, हर जगह उसके मसल्स थे, वो भी रिपल्ड। ही येल्ड, और इस 18 साल के लड़के ने विलियम डगलस को येल करके कहा, चिल्ला कर कहा, हाय स्किनी, मतलब हाय पतले बच्चे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब अगर तुमको पानी में पुश कर दिया जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा। और डक्ड का मतलब होता है पुश करना पानी में। विथ दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा कहते ही उस 18 साल के लड़के ने विलियम डगलस को उठाया, टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने इस YMCA पूल के जो नीचे एकदम डीप गहराई पर 9 फीट डीप वाटर था वहाँ पर विलियम डगलस को फेंक दिया, टॉस कर दिया, मतलब उस पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom। विलियम डगलस बता रहे हैं कि जैसे ही इस लड़के ने विलियम डगलस को पानी में फेंका, वो भी पानी की उस गहराई में जहाँ पर 9 फीट डीप वाटर था, तो उस टाइम पर विलियम डगलस एकदम से बॉटम पे जाकर गिरा सिटिंग पोजीशन में, और उसके मुंह में पानी भर गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, और विलियम डगलस उस टाइम पर बहुत डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। तो विलियम डगलस कह रहे हैं कि हालांकि वो काफ़ी डर गए थे लेकिन इतना भी नहीं डरे थे कि उनकी इंटेलिजेंस काम ना करे। मतलब यहाँ पर बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था कि वो कैसे पानी से ऊपर आ सकते हैं। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, तो वो बता रहे हैं कि जब उसने मुझे 9 फीट की गहराई में नीचे फेंका, तो जब ये नीचे जा रहे थे विलियम डगलस, तो उस टाइम इन्होंने प्लान बनाया, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम। तो ये प्लान क्या बनाया कि ये किस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। तो एक्चुअली इनका प्लान ये था कि जब ये बॉटम हिट करेंगे, मतलब पानी का जो नीचे का बिल्कुल बेस है, जब ये उसको हिट करेंगे, आई वुड मेक अ जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि जैसे इनके पाँव नीचे टकराएंगे, ये एकदम से बिग जंप मारेगा, ऊपर की तरफ कूदेगा और सरफेस पर आ जाएगा, पानी के सरफेस पर। और जैसे ही विलियम डगलस पानी के सरफेस पर आएगा, देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, और ऐसे एकदम से फ्लैट लेट जाएगा और बैक स्विमिंग करेगा। ठीक है, बैक से हम स्विमिंग नहीं करते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई सरफेस से आने के बाद ये क्या करेगा, ये फ्लैट लेट जाएगा ताकि पानी पर इसके बॉडी का बैलेंस बन जाए, और फिर ये स्विमिंग करने की कोशिश करेगा, पैडल करने की कोशिश करेगा पाँव से, और पैडल करता करता ये पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। हालांकि इसने प्लान इतना बढ़िया बनाया था, लेकिन अब इसका प्लान क्या सक्सेसफुल होता है वो हमें आगे इस पैराग्राफ में पता चलेगा। तो ये कह रहा है दैट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, कि जब ये नीचे गया तो वो जर्नी नीचे तक डूबने की जो इसकी जर्नी थी ना, वो इतनी
ज़्यादा लंबी थी जो इसने नहीं सोचा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, मतलब वो 9 feet डीप गहराई ऐसे लग रही थी जैसे मानो 90 feet हो। बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। अब ये कह रहा है कि हालांकि इसने प्लान तो ये बनाया था कि ये बॉटम हिट करेगा, एकदम से जंप मारेगा ऊपर और ये सरफेस पर आ जाएगा, लेकिन ये बॉटम तक तो पहुंचा नहीं, बट इसके जो लंग्स हैं वो अब रेडी टू बर्स्ट होने लग गए, मतलब फटने को हो गई, क्योंकि अब ये सांस लेना चाहता था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। समन्ड का मतलब होता है गैदर करना। विलियम डगलस कह रहे हैं कि जैसे ही इसने बॉटम को हिट किया, मतलब जैसे ही ये पानी के एकदम नीचे गया, इसने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को एकदम इकट्ठा किया। मेड व्हाट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो इसने क्या किया, इसने अपनी पूरी ताकत लगाई, ऊपर जंप करने की कोशिश की। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। अब ये सोचता है कि अब जैसे ये जंप करेगा, ये इस तरीके से बाहर आएगा पानी से जैसे कोई शैम्पेन की बोतल से एक कॉर्क बाहर आती है। जैसे कि शैम्पेन की जो बोतल्स होती हैं, जो उसके ऊपर का जो कॉर्क होता है बेसिकली, जैसे कि ये लगा लो कोई बोतल है एंड इसका जो ये कॉर्क है ये एकदम से जो है ऊपर उछल जाता है, राइट। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि जो शैम्पेन की बोतल का कॉर्क है ना, वो जंप कर जाता है। इसे लगा कि ऐसे ही जैसे ये बॉटम हिट करेगा वैसे ही ऊपर ऐसे जंप करेगा जैसे एक शैम्पेन की कॉर्क जंप करती है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जो इसने सोचा था वो प्लान अच्छे से इसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बल्कि ये स्लोली स्लोली ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, और इसने अपनी आंखें खोली एंड सो नथिंग बट वाटर, और इसकी आंखों के आगे कुछ नहीं, बस क्या था, पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। इनको अपनी आंखों के आगे जो पानी दिख रहा था वो येलो कलर का पानी था, जैसे कि पानी डर्टी हो गया हो। आई ग्रू पैनिकी, और अब विलियम डगलस और भी ज़्यादा घबरा गए। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और ये सरफेस की तरफ ऐसे आने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि मानो ये कोई रस्सी पकड़ना चाहते हो। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन उनके हाथ में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। विलियम डगलस कहते हैं कि वो अब सफोकेट करने लगे थे, उनको सांस लेने का मन कर रहा था बट वो सांस नहीं ले पा रहे थे, एंड ही कुड नॉट ब्रीथ, दैट्स वाई ही वॉज सफोकेटिंग। एट द सेम टाइम ही ट्राइड टू येल, इन्होंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, स्क्रीम किया, बट इनकी आवाज़ बाहर नहीं आई। देखो वाटर की डेंसिटी ही ऐसी होती है कि आप वाटर के अंदर जाकर अगर चिल्लाओगे बोलोगे तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअली ये धीरे धीरे ऊपर तो आए, लेकिन इनका पूरा मुंह सरफेस पर नहीं आया, बल्कि इनकी आंखें और इनकी नाक आउट ऑफ द वाटर आ चुकी थी। मतलब वाटर के सरफेस पर इनकी आंख और नाक आ चुकी थी, इनका मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. यहाँ पर विलियम डगलस कह रहे हैं कि उन्होंने ना अब क्या करने की कोशिश की, फ्लेल करने की कोशिश की। फ्लेल का मतलब होता है वेव करना। तो जब ये सरफेस पर आए, इन्होंने अपने हाथ को वेव किया कि कोई इनको देखे और इनको बचा ले, लेकिन इतना करते ही इनके मुंह में पानी चला गया, क्योंकि इनका मुंह अभी सरफेस पर नहीं आया था, पानी के अंदर था। तो अब क्या हुआ, जैसे ये छटपटाने लगे इनके मुंह में पानी चला गया और ये चोक हो गए, राइट, ये सांस नहीं ले पाए।
आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, इन्होंने अपने पाँव को भी ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन इनके पाँव पानी के अंदर इस तरीके से लटके हुए थे जैसे कि उन पर कोई डेड वेट रखा हो, जैसे कि इनके पाँव पैरालाइज हो गए हों, काम ही नहीं कर रहे थे, एंड इनके पाँव एकदम रिजिड, एकदम सॉलिड हो गए थे। तो बेसिकली इनके पाँव मूव ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई एक ग्रेट फोर्स इनको पानी के नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली इनका जो बॉडी वेट है ना, वो इनको नीचे लेकर जा रहा था पानी में। आई स्क्रीम्ड, अब इन्होंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इनकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पानी ही सुन रहा था, ना कि कोई और। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और अब जब ये चोक हो गए थे, पानी इन्होंने स्वेलो कर लिया था, तो और इनके पाँव ऊपर नहीं आ रहे थे, तो ये दोबारा से बॉटम में चले गए। वही सेम जर्नी जब उस लड़के ने विलियम डगलस को फेंका था, तो उस टाइम पर वो 9 डीप वाटर 90 फीट जैसा लग रहा था। ठीक है, जो 9 फीट वाला डीप वाटर था ना, वो 90 फीट डीप लग रहा था। और अब इनको दोबारा वैसा ही फील हुआ कि ये दोबारा से इस 90 फीट डीप वाटर की गहराई में जा रहे हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई went down, expending my strength as one in nightmare flights an irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed. So यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अब पानी में एकदम स्ट्रक हो चुके थे, एंड इन्होंने दोबारा से अपने स्ट्रेंथ को गैदर करने की कोशिश की, सरफेस पे आने की कोशिश की, ये एफर्ट करते रहे सरफेस पर आने के लिए। और यहाँ इन्होंने अपने एफर्ट को कंपेयर किया है एक ऐसे इंसान से जिसको नाइट मेयर्स आते हों, जिनको डरावने सपने आते हों, एंड उन डरावने सपनों से निकलना कितना मुश्किल होता है। इन द सिमिलर मैनर जो इन्होंने एफर्ट्स करे, वो एफर्ट्स भी ऐसे थे, फ्यूटाइल में थे, मतलब इन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए बट ये सरफेस पर नहीं आ पा रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब जो है इनको सांस नहीं आ रही थी, ये अब थक भी गए थे। माई लंग्स एक्ड, इनके जो लंग्स हैं उनमें दर्द होने लग गया था, इनके सर में दर्द होने लग गया था, सर एकदम से ऐसे थ्रोब कर रहा था, मतलब सर बहुत दर्द कर रहा था। और जैसे कि हमें जब हेडेक होता है तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो सर की नसें हैं वो एकदम ऐसे लगता है फटने वाली हैं, तो सेम इनको लग रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और इनको ऐसे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, और इनको अभी भी वो स्ट्रैटेजी याद थी। कौन सी स्ट्रैटेजी? जैसे ही ये पूल के बॉटम में जाएंगे तो ये एकदम से ऐसे जंप लेंगे और इस तरीके से बाहर आएंगे बॉटम से, जैसे कि एक शैम्पेन का जो कॉर्क होता है वो एकदम से बाहर आता है, राइट, जब उस पर फोर्स लगाते हैं। तो जैसे कि आपने शैम्पेन की बोतल्स में देखा होगा कि उसका जो आप शेक करो और उसमें बहुत ही फोर्स बन जाता है, और होता ये है कि जो शैम्पेन का कॉर्क होता है ना, जो ऊपर का ढक्कन होता है, वो एकदम से निकल जाता है, एकदम से निकलता है वो, राइट, और उछल के निकलता है। तो ऐसे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही ये बॉटम हिट करेंगे पूल के बॉटम को, वैसे ही ऐसे छलांग लगाएंगे जैसे कि एक कॉर्क जंप करके बाहर आती है शैम्पेन की बोतल से। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और इन्होंने यही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ये सरफेस पर आएंगे, अपने बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए ये एकदम फ्लैट लेट जाएंगे वाटर पर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और आर्म्स को ये क्या करेंगे, आर्म्स से तैरने की कोशिश करेंगे। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो इन्होंने कहा कि ये हाथ और पैरों से क्या करने की कोशिश करेंगे, स्विमिंग करने की कोशिश करेंगे, एंड देन एट द एंड ये पूल के एज पर आ जाएंगे, किनारे पर आ जाएंगे और ये बच जाएंगे। बट आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। लेकिन जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, ये नीचे नीचे जाते गए। इन्होंने जब अपनी आंखें खोली, इनकी आंखों के आगे एकदम से येलोइश इनको लगा, जैसे पानी एकदम येलो ग्लो कर रहा हो, और ऐसा डार्क एकदम पानी कि उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था इनको।
And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. फिर ये यहाँ कहते हैं कि अब उनको टेरर ने सीज कर लिया था, मतलब पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, या ये कह लो वो एक डर जो था, एक स्टार्क टेरर, वो उसने चारों तरफ से विलियम डगलस को जकड़ लिया था. एक ऐसा टेरर जिसकी ना कोई अंडरस्टैंडिंग और ना कोई कंट्रोल, मतलब कोई भी इस डर को समझ नहीं सकता जब तक उसने ऐसा डर ना देखा हो. जिसने एक्सपीरियंस किया है ऐसा डर, वो ही इसके विलियम डगलस के डर को समझ सकता है. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर एंड आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. तो ये कह रहे हैं कि ये पानी के अंदर श्रीकिंग करते गए, मतलब स्क्रीम करते गए, चिल्लाते गए, बट ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. लेकिन अब ये पैरालाइज हो चुके थे, इनकी बॉडी में कोई जान नहीं थी, एकदम स्टिफ रिजिड हो चुकी थी डर के मारे. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. इन्होंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, बट इनकी चीख बाहर नहीं निकली. ऐसे लग रहा था जैसे मानो इनकी चीख थ्रोट में ही, इनके गले में ही फ्रीज हो चुकी हो. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. और अब इनको सिर्फ दो चीज़ों ने ऐसा सिग्निफाई किया कि भाई ये जिंदा है. कहने का मतलब है इनकी बॉडी एकदम इतनी पैरालाइज हो गई थी, इन्हें लग गया था कि भाई अब लास्ट टाइम आ चुका है. लेकिन सिर्फ दो चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से इनको लगा कि अभी भी ये जिंदा है. एक तो ये कि इनका हार्ट थ्रोब हो रहा था, एंड दूसरा इनका हेड थ्रोब हो रहा था, मतलब हेड जो है वो पाउंड करा था. पाउंड का मतलब अगेन थ्रोबिंग होता है, इसका मतलब होता है कि उसके में मूवमेंट हो रही थी, मतलब वो बेसिकली बीट कर रहा था, राइट. तो इनके दिमाग में और इनके दिल में जो है पाउंडिंग हो रही थी. सो बेसिकली इनको अब समझ आ गया था कि हाँ अभी भी ये जिंदा है. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. मिडस्ट मीन्स बिटवीन. तो ये अब एक डर के बीच में घिरे हुए थे, लेकिन इनके पास अभी भी टच ऑफ रीजन था, मतलब जो इन्होंने प्लान बनाया था वो अभी भी इनके दिमाग में था. और इनका प्लान क्या था कि इनको ये याद रखना है, जैसे ही ये पानी के नीचे जाएंगे एकदम और बॉटम को हिट करेंगे, वैसे ही ये अपने पाँव से पूरा प्रेशर लगाकर ऊपर जंप लगाएंगे. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. अब ये जैसे ही पानी के नीचे गए एकदम बॉटम में, तो इन्होंने अपने टोज से उस टाइल को ग्रैब करने की कोशिश की, इस तरीके से उन टाइल्स को पकड़ के जंप करने की कोशिश की कि भाई जिस तरीके से एक कॉर्क शैंपेन की बोतल से बाहर आती है एक फोर्स के साथ. तो इन्होंने भी अपनी टोज की हेल्प से उन टाइल्स को ग्रैब करके ऊपर जंप लगाने की कोशिश की. सो आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड. इनके पास जितनी स्ट्रेंथ बची हुई थी उस स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने ऊपर जंप लगाई. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स. अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने छलांग लगाने की कोशिश तो की, बट ये छलांग नहीं लगा पाए. अभी भी इनके आसपास क्या था, सिर्फ और सिर्फ पानी. इन्होंने रस्सी को ढूंढने की कोशिश की, लैडर ढूंढने की कोशिश की, वाटर विंग्स, कि भाई किसी न किसी तरीके से ये पानी के बाहर आ जाएं. इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड. ओनली एंड ओनली वाटर वॉज देयर. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. तो ये कह रहे हैं कि ये उस येलो वाटर के बीच में थे बिल्कुल, मतलब उस येलो वाटर से घिरे हुए थे. स्टार्क टेरर टुक एन even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. ये कह रहे हैं कि ये उस स्टार्क टेरर के, मतलब
जो डर था ना बेसिकली वो इनके अंदर इतना ज़्यादा हो गया था इस वोटर की वजह से, जैसे कि एक ऐसे इंसान को लगता हो कि जब उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे दिया जाता हो. सो ही वॉज बेसिकली ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, डर के मारे वो ट्रेम्बल करने लग गए थे, वो कांपने लग गए थे, वो शेक हो गए थे. माई आर्म्स वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुड नॉट मूव. उनके ना तो आर्म्स ना लेग्स मूव ही नहीं कर पा रहे थे. इनकी बॉडी एकदम पैरालाइज हो चुकी थी, फ्लेक्सिबिलिटी जा चुकी थी, रिजिड हो गई थी. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड. और इन्होंने आवाज़ लगाने की कोशिश की अपनी मदर को, या फिर ऐसे ही इन्होंने स्क्रीम किया कि कोई तो इनकी आवाज़ सुन ले, बट एट लास्ट कुछ नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. अब धीरे धीरे विलियम डगलस पानी के सरफेस पर आए और इन्होंने एक लाइट देखी. मतलब इनको, इनके सामने ऐसे उजाला सा आ गया, क्योंकि पानी के अंदर तो ये बिल्कुल अंधेरे में थे. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर. और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इस ओफुल येलो वाटर से बाहर आ रहे थे. एटलीस्ट माई आईज व, इनकी आंखें बाहर आ गई थी. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मतलब पानी के सरफेस के ऊपर इनकी आंख और नाक दोनों बाहर आ गई थी. राइट. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. और अब ये थर्ड टाइम दोबारा डूबने लगे. आई सक्ड फॉर एयर. इन्होंने सांस लेने की कोशिश की, बट इनके मुंह में पानी चला गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. और अब जैसे जैसे ये नीचे डूबने लगे थर्ड टाइम, इनकी आंखों से जो ये लाइट थी, ये लाइट डिमिनिश होने लगी. गोइंग आउट मतलब ये लाइट अब खत्म होने लगी, इनकी आंखों से दूर जाने लगी. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. सीज्ड मतलब एंड. इनके सारे एफर्ट खत्म हो चुके थे. अब ये थोड़े से रिलैक्स फील करने लगे. माई लेग्स फेल्ट लिम्प. लिम्प का मतलब लाइफलेस. इनको लग रहा था कि इनके पैरों में अब जान नहीं है, लाइफलेस लग रहा था. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट माई ब्रेन. और अब हुआ ये कि इनकी आंखों के आगे एक अंधेरा सा छाने लगा, ब्लैकनेस आ गई थी. बट दिस ब्लैकनेस वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक. और अब इन्होंने ये देखा कि ये जो मोमेंट है ब्लैकनेस का, इनकी आंखों के आगे जो बिल्कुल कालापन और एक अंधेरा छा गया है, इसकी वजह से इनके मन से जो फियर, जो टेरर था, वो सारा वाइप आउट हो गया. इनके मन से डर चला गया था. ऐसा इनके मन से ये डर चला कैसे गया? एक्चुअली जब इंसान अपनी डेथ को पास में देखता है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स फील करता है, और आंखों के आगे जो अंधेरा आता है, फिर उसके बाद उसे लगता है कि अब तो बस मैं मरने वाला हूँ. सो मन का जो डर होता है वो गायब हो जाता है. सो देयर वॉज नो मोर पैनिक. और अब ये पैनिक भी नहीं कर रहे थे, अब इनके मन में कोई ऐसा डर नहीं था. राइट. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. और अब इनको सब कुछ इतना शांत लग रहा था, सब कुछ शांत लग रहा था. बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जब लोग ऐसे मरने वाले होते हैं, व्हेन पीपल अबाउट टू डाई, दे फील समथिंग ब्लैकिश इन देयर इन देयर आईज. और उस टाइम पर उनको पैनिक नहीं होता. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब इनको डर भी नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ से, इनके मन से डर जा चुका था. इनको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा था, ना मरने से डर लग रहा था, ना डूबने से डर लग रहा था. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी. अब इनको ऐसे ड्राउजी ड्राउजी फील होने लगा, जैसे इनको हल्की हल्की नींद आ रही है. टू गो टू स्लीप. अब ये सोना चाहते थे. नो नीड टू जंप. अब ये सोच रहे थे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है जंप करने का. टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि इन्होंने बहुत बार एफर्ट कर लिए, अब इनके बस की नहीं था. राइट. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. तो अब जैसे जैसे विलियम डगलस पानी के नीचे जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अब उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो जेंटली धीरे धीरे पानी के नीचे डूब रहे हैं. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसे लग रहा था जैसे वो आसमान में फ्लोट कर रहे हैं. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. और अब वो कह रहे हैं कि उनको ना ऐसे हो रहा था कि जैसे उनकी जो मदर है,
आई मीन बेसिकली जो माँ है जब वो सुलाती हैं अपनी गोदी में, तो वैसा ही उनको लग रहा था कि उनकी मदर आए और उनको अपनी आर्म्स में सुला लें, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्लीप नाउ। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मतलब अनअवेयर, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। कर्टेन ऑफ लाइफ का मतलब उनकी जिंदगी, फेल का मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अब वो बिल्कुल अनअवेयर हो चुके थे, उनके आसपास क्या हो रहा है, वो बिल्कुल बेहोश की हालत में थे, एंड वो ऑलमोस्ट डेड थे। उनकी जो लाइफ है अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब जैसा कि यहाँ उन्होंने बताया कि वो अनअवेयर हो गए थे, एकदम बेहोश हो चुके थे, उन्हें नहीं पता उनके आसपास क्या हो रहा है। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पूल के साइड में स्टमक की तरफ लेटे हुए, मतलब उनका स्टमक नीचे था, राइट। तो अब उन्होंने देखा कि जब उनको होश आया कि वो पेट के बल लेटे हुए हैं और पूल के साइड में हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। तो चैप उसके लिए यूज़ हुआ है जो 18 साल का एक बच्चा था जिसने इसको धक्का दे दिया था पूल में। तो वो जो चैप है वो अब कहता है कि मैं तो बस फूलिंग कर रहा था, मतलब मैं तो बस मजाक मस्ती कर रहा था, मैंने तो तुमको मजाक में फेंका था, मस्ती में फेंका था। समवन सेड, इतने में किसी ने डांटा उस लड़के को और कहा द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ बट इट्स ओके, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो फिर वो कहता है जिसने भी इस ब्रूजर को डांटा था, जो टीनेजर था बेसिकली, तो उसको कहा कि बच्चा मरने वाला था, अब चलो कोई नहीं, लेट्स टेक हिम टू द लॉकर रूम, कि चलो इसको अब लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। Several hours later I walked home, I was weak and trembling। अब ये कुछ घंटे आराम करने के बाद लॉकर रूम में, उसके बाद ये गए अपने घर, लेकिन ये अभी भी काफ़ी वीक फील कर रहे थे, एंड उस वीकनेस की वजह से इनको शेकिंग हो रही थी, इनको ट्रैम्बलिंग हो रही थी, मतलब ये कांप रहे थे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। और जब ये घर गए, बेड पर इन्होंने आराम किया, तब भी ये अंदर से कांप रहे थे और ये काफ़ी रोए थे, क्योंकि इनके मन में वो टेरर अभी भी था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और इन्होंने उस रात खाना नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और काफ़ी दिनों तक इनके मन में ये जो डर था ये इनके दिल और दिमाग में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। अब अगर ये कोई ऐसा छोटा मोटा काम करते जिसमें थोड़ी सी भी मेहनत लगती तो ये बिल्कुल बॉडी से अपसेट हो जाते। अपसेट इन द सेंस जैसे कि ये लड़खड़ा कर चलते, अनस्टडी तरीके से चलते, इनको वीकनेस महसूस होती, इनके पेट में दर्द हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इनके मन में ये डर इतना ज़्यादा बैठ गया कि ये दोबारा पूल में वापस नहीं गए, ये फिर से वाटर से डरने लग गए। आई अवॉइडेड इट व्हेन आई कुड, और इन्होंने जितना हो सके उतना कोशिश किया पानी से दूर रहने के लिए। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them। अब यहाँ बता रहे हैं कुछ सालों के बाद इनको वाटरफॉल्स के बारे में पता चला, मतलब झरनों के बारे में पता चला, तो ये कैस्केड्स देखना चाहते थे। एंड whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror had seized me in the pool would come back। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनको कुछ सालों के बाद कैस्केड्स के बारे में पता चला, ये कैस्केड्स जाना चाहते थे, देखना चाहते थे वाटरफॉल्स को, और जब भी ये वाटरफॉल्स देखने गए, जैसे कि चाहे ये टाइटन और बम्पिंग रिवर गए हों या फिर ये वॉर्म लेक गए हों। वॉर्म लेक कहाँ पर है? गोट रॉक्स में है। गोट रॉक्स प्लेस है यूएसए में। तो ये कहते हैं ये कहीं भी गए हों, हमेशा जब भी ये पानी की जगह जाते तो पूल वाला इंसिडेंट हमेशा इनके जहन में रहता, और वो इंसिडेंट इनके दिमाग में आता और इनके मन में डर बैठ जाता। तो डर हमेशा इनको जकड़े रखे हुए था। इट वुड टेक पोजेशन
ऑफ मी कंप्लीटली, और ये डर ने इस तरीके से इनको जकड़ लिया था जैसे कि किसी के बॉडी को पोजेस कर लिया हो। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो पैर हैं वो पैरालाइज हो जाते, ट्रैम्बल करने लगते, ये वॉबली फील करने लगता। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और इसको इतना डर लगता, इतना ज़्यादा कि इसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। एंड यहाँ आईसी हॉरर का मतलब एक चीज़ और है कि इनके मन में ये जो पानी का डर था, ये ऐसा डर था कि इनको ना ऐसे दिल दहला देने वाला जो डर होता है ना, वो फील होता था, एकदम चिल्स आ जाते थे इनको। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और इनके साथ ये डर काफ़ी सालों तक रहा। इन कैनोज, कैनोज का मतलब होता है बोट्स, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन। तो यहाँ पर ये आगे ना जो पैराग्राफ हमारा ये कंटिन्यू हो रहा है, इसमें ये बता रहे हैं कि ये कहीं भी जाते, ईदर फॉर फिशिंग या फिर कैस्केड्स में, वाटरफॉल्स में जाते, रिवर में बेद करने जाते, या फिर ऐसे ही पानी के आसपास जाना चाहते और स्लाइड करने जाना चाहते। इनको हमेशा ये जो डर था ये हमेशा घेरे रखता था। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, जब भी ये मेन लेक्स जाते, ये नदी का नाम है, ये लेक का नाम है, जब भी ये मेन लेक्स फिशिंग करने जाते, किसकी फिशिंग करने? सैल्मोन की फिशिंग करने। बेसिकली ये फिश ब्रीड है, तो इनके मन में हमेशा ये पानी का डर रहता। आगे भी ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी फिशिंग के लिए ये गए, और इनके मन में हमेशा ये डर बना रहा। अब यहाँ विलियम डगलस बता रहे हैं, चाहे वो सैल्मन फिशिंग के लिए जाते, या फिर वो न्यू हैम्पशायर में बैस फिशिंग के लिए जाते, या फिर वो ट्राउट फिशिंग के लिए जाते डिशूट्स में, या फिर वो कभी भी ऑर्गन में मेटोलियस फिशिंग के लिए जाते, सैल्मोन फिशिंग के लिए जाते कोलंबिया में, और ईदर वो बम्पिंग लेक जाते वाटरफॉल्स के लिए। वेयर एवर आई वेंट, मतलब वो जहाँ जहाँ जाते, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये पानी का डर हमेशा इनके साथ बना रहता। इट र्यून माई फिशिंग ट्रिप्स, और इस डर की वजह से इनके हमेशा फिशिंग ट्रिप्स खराब गए। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनूइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इस डर की वजह से ये कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते थे, चाहे वो कनूइंग हो। कनूइंग बेसिकली ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसमें बोट को पैडल करना पड़ता है। ना ये कभी बोटिंग कर पाए, ना ये स्विमिंग करने का इंजॉयमेंट ले पाए। सो बेसिकली इनके मन में हमेशा डर रहता, कनूइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग के जॉय को या इसके एक्सपीरियंस को ये कभी इंजॉय नहीं कर पाए। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विलियम डगलस ने बहुत बार कोशिश की कि वो इस फियर से बाहर आए, लेकिन ये फियर ने हमेशा उनको अपने ग्रिप में बांधे रखा। फाइनली 1 October आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब एक दिन उन्होंने अक्टूबर में डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर के अंडर रहकर स्विमिंग करना सीखेंगे। आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week an hour each day। ये पूल में जाते, इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये स्विमिंग करना सीखते। तो ये कब जाते थे? ये 5 days in a week जाते थे, एक हफ्ते में 5 दिन जाते, डेली 1 घंटा स्विमिंग लर्न करते। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने इनको कैसे सिखाया स्विमिंग? उन्होंने इसकी वेस्ट के चारों तरफ बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट went through a pulley that ran on an overhead cable। अब ये जो बेल्ट विलियम डगलस के कमर पर बांधी, इस बेल्ट के साथ एक रस्सी भी अटैच कर दी, और रस्सी को आगे खींचने और पीछे करने के लिए एक पुली जो है वो लगा दी गई। देखो मैं आपको ना यहाँ समझाती हूँ, इमेज से यहाँ समझ में आएगा आपको। सो बेसिकली जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द रोप राइट एंड दिस इज द पुली। ओके, तो इसमें जो ये एंड है
ये बेसिकली कहाँ बांध दिया, ये इन्होंने बांध दिया विलियम डगलस की कमर, जो बेल्ट है ना, उस बेल्ट के साथ इन्होंने इस रस्सी को अटैच कर दिया। और इस रस्सी का जो ये दूसरा एंड है, वो दूसरे एंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, इंस्ट्रक्टर कंट्रोल कर रहा है। तो वो धीरे धीरे इस रस्सी को छोड़ता, धीरे धीरे इस रस्सी को खींचता, राइट, जिससे विलियम डगलस आराम से स्विमिंग करना सीख जाए। ओवरहेड केबल का मतलब है ये जो पूरी केबल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ओवरहेड केबल है। He held on to the end of the rope। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको मैं एक बार और ये समझा देती हूँ। जैसे कि देखो, इस पुली में यहाँ पर क्या है, ये रस्सी जा रही है, राइट। ये वाला एंड विलियम डगलस को अटैच कर दिया उसकी वेस्ट पर बेल्ट के साथ, एंड जो दूसरा एंड है इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, इस रस्सी को कंट्रोल कर रहा था इंस्ट्रक्टर। एंड वी वेंट बैक and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। तो यहाँ पर विलियम डगलस कह रहे हैं कि जो दूसरा एंड इंस्ट्रक्टर ने कंट्रोल किया हुआ था, मतलब जो रोप थी, दूसरी रस्सी थी, वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में थी। हम धीरे धीरे आगे जाते, फिर धीरे धीरे पूल में पीछे आते। सो बेसिकली इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, धीरे धीरे रस्सी को छोड़ रहा था। और जैसे ही विलियम डगलस पैनिक फील करता या थोड़ा सा डूबता, तभी वो उस रस्सी को पीछे खींच लेता इंस्ट्रक्टर, राइट। तो इन्होंने आवर आफ्टर आवर, मतलब घंटों घंटों तक, एंड डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इन्होंने यही कोशिश की। ऑन ईच ट्रिप across the pool a bit of the panic seized me। और हर टाइम जब भी वो पूल में जाता, हर टाइम विलियम डगलस को ये जो टेरर था ये याद आ जाता, पूल का इंसिडेंट याद आ जाता, और इनके एकदम से मन में पैनिक आ जाता था। ये पैनिक हो जाते थे। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under, some of the old terror returned and my legs froze। फिर विलियम डगलस कहते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर इस रस्सी को रिलैक्स करता, मतलब इस रस्सी को हल्का सा छोड़ता, वैसे वैसे विलियम डगलस आगे पानी के अंदर जाता रहता। बट हमेशा इसके मन में वो पानी को लेकर डर रहता, और द मोमेंट इंस्ट्रक्टर इस रोप को रिलैक्स करता, उसी टाइम इसके जो लेग्स थे विलियम डगलस के, वो पैरालाइज हो जाते, फ्रीज हो जाते, लेग्स इसके काम ही नहीं करते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक मीन्स रिड्यूस। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस टेरर को, इस पानी के जो टेंशन इसके मन में थी, इस चीज़ को निकालने के लिए इसको 3 महीने लग गए, इस चीज़ को रिड्यूस करने में 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। जैसे ही पानी के साथ ये थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगे, उसके बाद इसके इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया कि कैसे पानी के अंदर रहकर एक्सेल एंड इनहेल करना है। टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तो इनके इंस्ट्रक्टर ने बताया कि जब एक्सेल करना हो, पानी के अंदर रहकर एक्सेल करना है, मतलब जब अपनी सांस छोड़नी है तो पानी के अंदर फेस रखना है, और जब सांस लेनी है, इनहेल करना है, तो अपनी नाक बाहर निकालनी है, मतलब पानी के बाहर आकर, मतलब मुंह निकालकर पानी के, तब सांस लेना है। लेकिन जब सांस छोड़ना है, एक्सेल करना है, तो वो पानी के अंदर रहकर ही एक्सेल करना है। आई रिपीटेड दिस एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इस एक्सरसाइज को, इनहेल एंड एक्सेल की एक्सरसाइज को रिपीट किया, बिट बाय बिट, धीरे धीरे, स्लाइटली, ग्रेजुअली। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। इनके मन से, इनके दिल से, इनके जहन से ये जो टेरर था, ये जो पैनिक था, वो शेड होता गया। शेड मतलब रिमूव होता गया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो धीरे धीरे जब इन्होंने ये इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज की, इनका जो टेरर था, जो पैनिक था, वो अब रिमूव होता गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल and had me kick with my legs
अब नई टेक्निक सिखाई इंस्ट्रक्टर ने इनको। पहले तो देखो क्या बताया था, पहले आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को रिलैक्स फील कराया। वो धीरे धीरे इस रस्सी को जो है छोड़ते, धीरे धीरे रिलैक्स करते, ढीला करते इस रस्सी को, ताकि विलियम डगलस पानी के अंदर जाकर थोड़ा पानी में कंफर्टेबल फील करे। फिर सेकंड टेक्निक जो थी वो थी इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल की। अब थर्ड टेक्निक थी कि पूल के एज पर जाकर, मतलब पूल के साइड को पकड़ना है और अपनी बॉडी को फ्लैट लेकर आना है एंड देन अपने पाँव को किक करना है। ये सबसे पहली टेक्निक होती है जब किसी को स्विमिंग सिखाना हो तो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, मतलब इन्होंने यही एक्सरसाइज हफ्तों भर की। ये क्या करते थे विलियम डगलस, ये पानी का जो मतलब जो पूल है, बेसिकली पूल का जो साइड है, जो एज है, उसको पकड़ते, किनारे को पकड़ते और अपनी बॉडी को फ्लैट करने की कोशिश करते, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल गया था फ्लैट करने के लिए। कैसे? ये पूल के साइड को पकड़े हुए थे और अपनी बॉडी को फ्लैट करके पाँव से किक करने की कोशिश करते। हफ्तों तक इन्होंने यही किया। एट फर्स्ट तो हुआ ये कि इनको अपनी लेग्स में वीकनेस महसूस हुई। इनकी लेग्स बेसिकली मतलब किक करने के लिए इनकी बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी। बट ग्रेजुअली दे गॉट रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने प्रैक्टिस किया, ही कुड कमांड हिज लेग्स टू वर्क, मतलब ये अपनी लेग्स को कमांड करने लगे। कहने का मतलब है बेसिकली यहाँ बॉडी कोऑर्डिनेशन होने लगा। जब बॉडी कोऑर्डिनेशन होने लगे तो फंक्शन सही करती है बॉडी। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे फिर ये अपनी लेग्स को बोलने लगे, नहीं इन किक करना है, पानी को किक करना है, सो दैट ये स्विमिंग लर्न कर सकें। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. अब धीरे धीरे पीस बाय पीस, मतलब जो जो टेक्निक वन बाय वन इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को सिखाई थी, वैसे वैसे वो हर टेक्निक को धीरे धीरे सीखते गए एंड वो एकदम स्विमर बन गए थे। उन्होंने हर एक टेक्निक में परफेक्शन हासिल कर ली, चाहे वो इनहेल एक्सेल की परफेक्शन हो या फिर ये मतलब जैसे पूल के साइड को पकड़कर अपने लेग्स से किक करने की परफेक्शन हो। तो इन्होंने हर एक टेक्निक में अच्छे से परफेक्शन ले ली थी, अच्छे से ये हर टेक्निक को करना सीख गए थे और अब इन्होंने हर टेक्निक का इस्तेमाल एक साथ किया। इंटीग्रेटेड होल का मतलब जो जो इन्होंने पीसेस में टेक्निक्स सीखी थी वो सारी टेक्निक्स फिर इन्होंने एक साथ जो है यूज़ करनी शुरू कर दी। In April he said, "Now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke." अब इसके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अप्रैल मंथ में, अब देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर में विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि वो एक स्विमर बनेंगे, वो स्विमिंग करना सीखेंगे। और अप्रैल आते आते हुआ ये कि इनको अब स्विमिंग आ चुकी थी, ये परफेक्ट हो चुके थे। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि अप्रैल में इनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ कि मतलब पानी में डुबकी लगाओ, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और इसके इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को कहा कि जैसे ये पूल है बेसिकली, इस पूल में इस एंड से डाइव करो और इस लेंथ को पूरा करो। लेंथ को पूरा करने का मतलब ये पूरा राउंड कंप्लीट करो, जहाँ से शुरू किया है वहीं पर वापस आओ। एंड कौन से स्ट्रोक से वापस आना है? बेसिकली क्रॉल स्ट्रोक करके। तो स्विमिंग करते वक्त ना साइड स्ट्रोक होती है, बैक स्ट्रोक होती है, इसी तरीके से क्रॉल स्ट्रोक होती है। तो स्विमिंग करते तो ऐसे लगता है आप क्रॉल करके आ रहे हो, राइट? आई डिड। तो यहाँ बता रहे हैं विलियम डगलस के इन्होंने क्रॉल स्ट्रोक करके पूरा लेंथ कवर किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि इंस्ट्रक्टर ने मुझे स्विमिंग सिखा दी थी, अब उसका काम ख़त्म हो गया था। बट आई वॉजेंट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it,
आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। फिर यहाँ विलियम डगलस कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने स्विमिंग सिखा दी थी, उसका काम खत्म हो गया, बट विलियम डगलस के लिए अभी तक फिनिश नहीं हुआ था ये पूरा जो भी उन्होंने सोचा था। क्यों? क्योंकि इनको अभी भी ये डर था कि अगर ये पूल में अकेले होंगे, ये अभी भी वंडर कर रहे थे अगर ये पूल में अकेले होंगे क्या इनको अभी भी डर लगेगा अकेले। दो इनको स्विमिंग आ गई, लेकिन फिर भी इनके मन में ये था कि क्या पता ये पूल में अकेले ना जा पाए। टाइनी वेस्टेजेस, वेस्टेजेस मीन्स ट्रेसेस, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जब इन्होंने अपना खुद का टेस्ट लेने की कोशिश की विलियम डगलस ने कि क्या ये अकेले पूल में जा पाएंगे, तो इस टाइम इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी लेंथ को अप एंड डाउन, राइट, इस लेंथ को कंप्लीट करने की कोशिश की। तो ये अकेले पूल में गए, इन्होंने स्विमिंग की, इस पूरी लेंथ को कंप्लीट किया, लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि जो टाइनी ट्रेसेस थे इनके डर के वो अभी भी बार बार आ रहे थे। वो पूल का जो डर अभी भी इनके मन में था ना, वो इंसिडेंट का जो डर था वो अभी भी बार बार थोड़ा थोड़ा करके आए जा रहा था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब जब वो डर आते, ये हम अब इतना कॉन्फिडेंस पा चुके थे स्विमिंग करने का कि ये उस डर को कहते कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, वेल अब तुम मुझे डरा नहीं पाओगे। और फिर ये बाद में क्या करते, जब जब इनके मन में डर आता तब तब ये दोबारा स्विमिंग करते और पूल का जो पूरा लेंथ है वो पूरा लेंथ दोबारा कंप्लीट करते। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सारा चीज़ इनके साथ जुलाई तक चलता रहा। ये अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, ये अभी भी श्योर नहीं थे कि क्या वो डर कंप्लीटली इनके मन से जा चुका है या नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. यहाँ इन्होंने डिसाइड किया कि ये 2 माइल्स तक स्विमिंग करेंगे, तो ये एक लेक में गए। अब यहाँ ये क्यों गए, अगेन इनके मन से वो डर नहीं गया था, तो ये उस डर को भगाने के लिए गए थे कि भाई ये डर इनके मन से बिल्कुल चला जाए। तो ये एक लेक गए, लेक का नाम क्या है, वेंटवर्थ। तो वेंटवर्थ लेक है न्यू हैम्पशायर में, राइट। तो न्यू हैम्पशायर में एक लेक है, जैसे कि मानो ये लेक है, राइट, और इस लेक का नाम क्या है, वेंटवर्थ। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, तो यहाँ पर एक जैसे ये आइलैंड हो गया एंड ये है ट्रिग्स आइलैंड, ऑल राइट। और दूसरी तरफ है स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कितनी दूरी पर, 2 माइल्स की दूरी पर, 2 माइल्स के डिस्टेंस पर क्या है, एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ट्रिग्स आइलैंड से जंप लगाई, जंप लगाकर ये 2 मील की दूरी पर गए, 2 माइल्स अवे ये गए स्विमिंग करते हुए, और ये जाकर पहुंचे स्टैम्प एक्ट आइलैंड में। और इन्होंने हर तरीके के स्ट्रोक के साथ स्विमिंग की। इन्होंने क्रॉल स्ट्रोक किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। स्विमिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, इन्होंने हर तरीके से स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार इनके मन में डर आया, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक। और ये डर कब आया, जब ये इस लेक के बिल्कुल बीचों बीच थे। कौन सी लेक के बीच, वेंटवर्थ। आई पुट माई फेस अंडर, इन्होंने अब अपना फेस पानी के नीचे डाला। सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, इनको कुछ नहीं दिखा, बस चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। बॉटमलेस वाटर का मतलब है वो पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी, तो इनको पता चल रहा था कि ये पानी बहुत गहरा है। द ओल्ड सेंसेशन, मतलब जो डर था इनके मन में उसको ओल्ड सेंसेशन कहा है, जो पुराना डर है। रिटर्न्ड इन मिनिएचर, मिनिएचर मतलब इन स्मॉल मैनर। तो ये कह रहे हैं कि जो डर था इनके मन में वो मिनिएचर फॉर्म में आया, बहुत ही छोटे से फॉर्म में। एंड तब इनको हंसी आई और उन्होंने अपने टेरर को कहा, अपने डर को कहा, वेल मिस्टर टेरर,
वट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। तो ये कह रहे हैं कि जैसे इनके मन में डर आया, इन्होंने अपने डर को कहा कि हेलो मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। एंड ऐसा कहते ही इनका टेरर चला जाता और इन्होंने फिर दोबारा स्विमिंग शुरू कर दी। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी इनके मन में डाउट्स बचा हुआ था। इनके मन में ये डाउट था कि कहीं इनके जहन में अभी भी वो डर बचा तो नहीं है। तो इन्होंने दोबारा अपना टेस्ट लेने की कोशिश की। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, तो ये वेस्ट एरिया की तरफ गए, मतलब डायरेक्शन बेसिकली, तो ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ गए। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉर्नार्ड मिडोज, मिडोज होती है एक ग्रास लैंड जहाँ पर ग्रासेस होती हैं। सो ये पहले तो टाइटन की तरफ गए, फिर टाइटन से ये कॉर्नार्ड मिडोज गए, अप द कॉर्नार्ड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर। अब इन्होंने कॉर्नार्ड क्रीक की बेसिकली एक चढ़ाई की, वहाँ से ये मीड ग्लेशियर गए एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वॉर्म लेक। और इन्होंने वहाँ पर उस ग्रासलैंड पर, मीड ग्लेशियर मतलब बेसिकली उस ग्रासलैंड पर इन्होंने कैंप किया और उसके साइड में एक वॉर्म लेक थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन, आई स्ट्रिप्ड, इन्होंने अपने कपड़े निकाले, डाइव्ड इनटू द लेक, और जो ये वॉर्म लेक थी इसमें इन्होंने जंप लगाई। स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, तो जैसे ये अगर एक लेक है और इसका ये एक एंड है और इस दूसरा एंड ये है, तो एक शोर से दूसरी शोर, मतलब एक किनारे से दूसरी किनारे इन्होंने एक स्विमिंग का पूरा जो है कंप्लीशन किया। सो ही स्वैम अक्रॉस फ्रॉम वन शोर टू अनदर, तो ये इन्होंने क्या किया, एक शोर इन्होंने कंप्लीट किया और वापस ये आ गए थे। जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, तो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा स्विमर जो डग कॉर्पोरन था वो वॉर्म लेक में स्विमिंग किया करता था, ऐसे ही किसने ट्राई किया, विलियम डगलस ने। आई शाउटेड विद जॉय, और जैसे ही इन्होंने ये शोर कंप्लीट किया एक एंड से दूसरे एंड और दोबारा से ये वहीं वापस आ गए, तो एकदम से खुशी के मारे चिल्लाए। गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और जब ये चिल्लाए तो चिल्लाने की आवाज़ इनको वापस सुनाई दी, क्योंकि ये बेसिकली गिलबर्ट पीक ये पहाड़ों के आसपास थे और पहाड़ों पर जब चिल्लाते हो तो वापस आवाज़ आती है। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और अब इनको समझ आ गया था कि अब इनके मन में पानी को लेकर कुछ भी डर नहीं बचा, इन्होंने उस डर पर जीत पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, तो ये कह रहे हैं जितना भी एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ है पानी से रिलेटेड, उसका एक डीप मीनिंग है इनकी लाइफ में। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, तो यहाँ कह रहे हैं जिन्होंने सेम इसी तरीके का टेरर देखा है जैसा विलियम डगलस ने अपनी लाइफ में देखा है, ओनली वो ही विलियम डगलस के इस टेरर को समझ सकते हैं, कैसे इन्होंने इस डर को कॉन्कर किया, ओवरकम किया, इसको वो ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने सेम एक्सपीरियंस लिया हो अपनी लाइफ में। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो यहाँ ये कहते हैं कि डेथ के बाद, डेथ में एक पीस है बेसिकली, और देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ टेरर का मतलब क्या है कि आपके मन में जो डर है वो डर किस चीज को लेकर है, डेथ को लेकर है। सो देयर इज टेरर, आपको डर तब तक है जब तक आपकी डेथ ना हो जाए, और जब आपकी डेथ हो जाए तो आपके मन से वो डर भी निकल जाता है। तो रूजवेल्ट ने ये भी कहा है, जो 32nd प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, इन्होंने कहा है कि हमारे मन में जो डर होता है ना वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से ही होता है, वो डर की वजह से होता है। मतलब अगर हम डर से जितना डरेंगे ना
तो हमारे मन में वो टेरर हमेशा बैठा रहेगा. Because I had experienced both the sensation of dying, the terror, that fear of it can produce, the will to live somehow grew in instantly. So यहाँ विलियम डगलस ये कहना चाह रहे हैं, तो विलियम डगलस यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ना दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस किया. उन्होंने डेथ भी एक्सपीरियंस किया, मतलब वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, एंड फियर ऑफ डेथ भी एक्सपीरियंस किया, मतलब मरने का डर भी एक्सपीरियंस किया. सो आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मतलब उन्होंने डर के मरने के दोनों ही सेंसेशन फील किए, एक तो डेथ का और दूसरा द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मतलब मरने का जो डर है वो भी इन्होंने फील किया जब ये YMCA पूल में थे. लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद इनके मन में और जीने की जो चाहत थी, जो इंटेंसिटी थी, वो ज़्यादा बढ़ने लगी. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और जब इनके मन से ये डर चला गया तो इन्होंने रिलैक्स्ड फील किया, इन्होंने रिलीज्ड फील किया. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. और अब इन्होंने इतना अपने मन में रिलीज फील किया, जैसे कि पता नहीं इनको पहले किस चीज़ ने ऐसा जकड़ रखा था कि अब ये बिल्कुल फ्री फील कर रहे थे, और अब इन्होंने कहा कि इनको अब किसी चीज़ से डर नहीं है, चाहे ये ट्रेल्स पर वॉक करें, लंबे लंबे रास्तों पर वॉक करें, या ये किसी माउंटेन की पीक को क्लाइंब करें, अब इनको किसी चीज़ का डर नहीं था. टू ब्रश असाइड फियर, इन्होंने इस डर को ब्रश असाइड किया, बिल्कुल धक्का मार कर साइड में कर दिया. with so much of patience, with so much of practice. So at last वो हमें एक ही चीज़ बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने डर को अपने से दूर भगाया. अब वो बिना किसी डर के ट्रेल्स पर वॉक कर सकते हैं, वो पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं बिना किसी डर के, और किस तरीके से उन्होंने अपने डर को साइड किया. सो यहाँ अगेन वो एक इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं रीडर्स को कि हम सबके मन में डर होता है, बस उस डर से हमने डरना नहीं है और उस डर को ओवरकम करना है हमने. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.